सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाला है। हमारा सौरमंडल, तो आखिर सौरमंडल कहते किसे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा करती है इसे ही सौरमंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य के परिक्रमा 8 ग्रह कहते हैं, तो ये 8 ग्रह के परिवारों को सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर दिए हुए हैं। सूर्य सौर प्रकार का मुखिया आता है, परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य। सौर परिवार सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रभावित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। यहाँ कहता है सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सौरमंडल जो होता है, सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है, परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य होता है। ये सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से, यानी कि सौर मंडल जो है तो सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। इसका कहने का मतलब ये, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। दूरबीन से अगर सूर्य को देखते हैं, जैसे दूरबीन से सूर्य को देखते हैं तो ये आग की लपटों जैसी दिखाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे सौर प्रज्वलन कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। आप ग्रहों का कुछ परिचय देख लेते हैं। तो ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, ये 8 गोले सौर प्रकार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। सौर परिवार के 8 सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये जो ग्रह हैं इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्या हैं, ग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल होने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं, ये लाल ग्रह है, मंगल है, लाल दिखाई देता है। ये सूर्य है, इसके सबसे नजदीक बुध है, ये सबसे गर्म ग्रह होगा। बुध जो होगा सबसे गर्म ग्रह होगा। शुक्र है, उसके बाद ये गर्म होगा। फिर यहाँ पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल है, 5वें नंबर पर बृहस्पति है, 6ठे नंबर पर शनि है, 7वें नंबर पर यूरेनस, 8वें नंबर पर नेपच्यून है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्हें बताया गया है कि ये एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। शनि के चारों ओर छल्ले हैं। तो मैप में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ ये छल्ले हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिए हुए हैं प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे गई है। प्लूटो पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रह से हटाकर बौने ग्रह बना दिया गया है, यानी कि ग्रह की संज्ञा से हटाकर क्षुद्र ग्रह कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तारों का अपना प्रकाश होता है। तारे जो टिमटिमाते हैं रात में, उनका अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं,
इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे जो हैं हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए टिमटिमाते हुए। कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य के बाद जितने नजदीक के तारे हैं उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। ये पृथ्वी हमारा घर, इसके बारे में देखते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। पृथ्वी है एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने हो गए सारे गैस मौजूद हैं पृथ्वी पर, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीली नजर आती है। यह नीली नजर आती है पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। यहाँ कहता है वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल जो है प्रकाश की किरणें को परावर्तित करती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। ये जो पृथ्वी है 75% भूभाग केवल जल है। मात्र 29% पर स्थल है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, इसलिए यह ग्रह नीला कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको देखते हैं उपग्रहों की से इसे देख लेते हैं थोड़ा। इसको देखिए, यही चांद एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो हमसे नज़दीक दिखाई पड़ा। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा जो इतना बड़ा दिखाई देता है, यह पृथ्वी के नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, यानी कि 1.25 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय वह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। चंद्रमा जो है एक बार घूम जाता है अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटे में। यही कारण है कि यह सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। यह दिनों में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। दिन में सूर्य के प्रकाश से बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी नहीं है। सभी उपग्रह और ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब देखिए, बृहस्पति के 63, शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शनि के
ग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य से प्रकाशित होकर चमकते हैं। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से प्रकाशित होकर चमकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, सौर परिवार तारों, ग्रहों, उपग्रहों अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर ग्रह तो लगाते ही हैं, उपग्रह भी लगाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया मंगल। इसके बीच में जो चक्कर लगाते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ग्रह के टूटे हुए भाग जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह शीर्षा है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? पूछ देगा परीक्षा में क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। इसे ध्यान में रखेंगे। थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट में क्या दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं ग्रहों के नाम हैं। घूर्णन समय अपने अक्ष पर, परिभ्रमण समय दिए हैं, उपग्रहों की संख्या। बुध का घूर्णन समय है 58.6 दिन, परिक्रमण समय है 87.97 दिन, और उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र की उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, 23.9 घंटा में यह एक अपने अक्ष पर घूमता है, एक चक्कर लगाता है, और 365.3 दिन या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा देता है। मंगल का भी 2 उपग्रह है। बृहस्पति का 63 उपग्रह है, शनि का 62 उपग्रह है, यूरेनस का 27 उपग्रह है, नेपच्यून का 13 उपग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चार्ट तो क्लियर हो गया। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होती बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। अक्सर आप आकाश में टूटकर गिरते हुए तारों को देखते होंगे। ये तारे नहीं बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों यानी कि पिंड ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह से टकराकर टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इसी को उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। उल्का पिंड बहुत खतरनाक है। ये टूटकर कभी कभी गिरता है, कभी कभी तो आकाश में ही नष्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश तो तारे जैसा चारों तरफ रोशनी फैलने लगता है। कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है तो वहाँ गड्ढा कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, एक है ध्रुव तारा, इसके बारे में देखते हैं। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में थी। ये हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है। इसे इरेज करते हैं।
विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से ऊपरी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान को अक्षांश भी उतना डिग्री होगा। यानी कि क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। ये जो ध्रुव तारा है हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों के समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। यह ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा का ज्ञान समुद्र में कराता है, क्योंकि यह उत्तर दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। यानी कि बहुत सारे तारों के बीच सूर्य नजर आते हैं जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? 12 है। इन्हें हम राशि कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशि का नाम दिए गए हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, अन्य, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। चंद्रमा को पृथ्वी की जब परिक्रमा करती है तो इसके दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। देखिए, पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। पृथ्वी जो है नक्षत्र किसे कहते हैं? यही मेष, वृष, कन्या, मीन राशि जो हुआ इसे नक्षत्र कहते हैं। तो इस पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की होती है? 14 दिनों की। नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए आकाश गंगा, तारों की नदी। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा ये ऊपर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर दिखाई देता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। भारतीय विद्वानों इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर रखे हैं। ये डैश डैश है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए ये जो है सप्तऋषि है, यही सप्तऋषि है। ये
ये सप्तऋषि। नेक्स्ट देखते हैं। खत्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है राशियों का भी पढ़े हैं। सूर्य की आकृति कैसे है? गोल गोल चपटी है, सूर्य की आकृति चपटी है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो 8 ग्रह हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है। अब खाली स्थान को भर लेते हैं। पृथ्वी एक नक्षत्र को 10 दिनों में पार करती है। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। ये नहीं पता है, इसको रहने देते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट में पहुंचता है। 8 मिनट में। यही